2024 का लिटमस टेस्ट माने जा रहे लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने परचम लहरा दिया है। अखिलेश यादव के दिग्गज इस कदर ढेर हुए कि समाजवादी पार्टी के वो दोनों किले भी भर-भरा कर ढह गए। और ये वो किले थे जहां लंबे समय से साइकिल रफ्तार भरती आ रही थी। उपचुनाव की जंग में भाजपा ने ऐसा गियर बदला कि उसकी रफ्तार के सामने ना तो रामपुर बचा और ना ही आजमगढ़। और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से जश्न मनाया गया है जीत का। कल भाजपा ने दोनों सीटें अपने खाते में कर दी है। रामपुर और आजमगढ़ दोनों सीटों पर क्लीन स्वीप कर दिया है इस उपचुनाव में, जहां धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव के चचेरे भाई, वे आजमगढ़ से हार गए हैं। साथ ही रामपुर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आसिम राजा भी चुनाव हार चुके हैं और भाजपा के निरहुआ जीत चुके हैं। और देखिए किस तरीके से यहां जीत के बाद बधाई लेते हुए तस्वीरों में आपको दिखेंगे निरहुआ, और सभी ने बधाई दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी मिठाई खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। और साथ ही सीएम योगी ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। उनकी जन कल्याणकारी नीतियों के चलते ही ये जीत हासिल हुई है, ऐसा उन्होंने ट्वीट में लिखा। और वहीं सपा के गढ़ में भाजपा की शानदार जीत को भाजपा के दिग्गजों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनकी अगुवाई में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गरीब कल्याण नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। इस शानदार विजय के लिए मैं उत्तर प्रदेश के महान एवं देवतुल्य जनता के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के साथ ही कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये निरंतर डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है। आजमगढ़, रामपुर दोनों लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जीत हुई है। मैं दोनों लोकसभा सीटों के आम जनता को, मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की जो लॉ एंड ऑर्डर है, उत्तर प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव से लेकर आज तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात को माना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताया है। लेते हैं हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानते हैं कि चुनावी नतीजे आने के बाद किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा अब बदली है। विवेक बताएं, सब कुछ देखते हुए जो कल नतीजे आए हैं उसके बाद जो रिएक्शंस आए हैं, किस तरीके से अब आगे बढ़ेगी यूपी की राजनीति इन उपचुनावों के बाद? अनु देखिए, चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उपचुनाव ही नहीं था, ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता आजम खान की साख का भी सवाल था। ट्रेडिशनल जो फार्मूला है उनकी जीत का, मुस्लिम यादव MY समीकरण फेल हो गया। ये भी तय हो गया कि अखिलेश यादव के नाम पर सिर्फ नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, सिर्फ आजम खान के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, जमीन पर जाकर मेहनत करनी पड़ेगी। और ये पूरा चुनाव अखिलेश यादव की जो पूरी चुनावी रणनीति है उसने सामने ला दिया कि वो असफल रणनीति है। जिस तरह से उन्होंने आजमगढ़ से दूरी बनाई, रामपुर से दूरी बनाए रखा, आजम खान ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो चुनाव में जूझ गए
गए हों। भारतीय जनता पार्टी ने अपने रणनीतिक कौशल से सारी चीज़ें पहले सेट कर रखी थी। जो उन्होंने MY समीकरण का फायदा उठाया है पूरी तरह से, वहाँ पर तीसरा जो आजमगढ़ का प्रत्याशी है गुड्डू जमाली, उसने वोट काटे हैं। भाजपा को कई लाभ मिले। जो पूरी रणनीति जो बिसात बिछाई थी शतरंज की भाजपा ने, उसका फायदा मिला। अखिलेश यादव और आजम खान दोनों इतने बड़े नेता समाजवादी पार्टी के, दोनों बुरी तरह से परास्त हुए और ये भविष्य की राजनीति का संकेत भी है। यानी भविष्य में समाजवादी पार्टी को किस तरह से अपना रणनीतिक कौशल सामने दिखाना है, सामने लाना है। चुनावी रणनीति क्या होगी? घर में बैठकर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, सोशल मीडिया पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। उसके लिए जमीन पर उतरने की जरूरत है, बूथ लेवल तक मजबूती करने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर दिया था पंचायत चुनाव से ही, बूथ लेवल पर वो मजबूती हासिल की थी। एक एक कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख बनाए गए, यानी इतनी छोटे लेवल पे काम किया गया। जो माइक्रो लेवल होता है उस पर पॉलिटिक्स करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और अखिलेश यादव यही चीज समझ नहीं पा रहे। लगातार चाहे विधानसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव में भी यही स्थिति थी, विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति थी, और उपचुनाव में भी यही चीजें सामने आई। क्योंकि उनका जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, तरीका है, वो अखिलेश यादव बदलते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये तो हमने यूपी की सियासत की बात की कि क्या बदलाव उसमें दिखेगा। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी में क्या बदलाव इस चुनाव के बाद दिखेगा, क्योंकि आजम खान की स्थिति क्या होगी पार्टी में, अब उस पर सवाल है। और दूसरा, राजभर की तरफ से भी कल बयान आ गया कि अखिलेश यादव के लिए कि अब एसी कमरों में बैठकर यहां राजनीति नहीं हो सकती, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। तो क्या कहीं पर हम उत्तर प्रदेश में यूपी के जो गठबंधन के साथी हैं और खुद पार्टी के जो बड़े नेता हैं, कहीं पर कोई टकराव या फिर कोई सिरपुटबल नजर आएगा? देखिए, राजभर पहले भी सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने हमेशा कहा, विधानसभा चुनाव में जब हार मिली तब राजभर ने कहा कि एसी में बैठकर, एसी कमरों में बैठकर पॉलिटिक्स नहीं होती, उतरना पड़ेगा। और कल उन्होंने इस बात को फिर दोहराया, क्योंकि अखिलेश यादव आजमगढ़ भी नहीं गए, रामपुर भी नहीं गए, चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी। ये एक टोटका भी हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी अपने जो ट्रेडिशनल राजनीतिक परंपरा है उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये पुरानी परंपरागत राजनीति कर रहे हैं, जबकि राजनीति बहुत बदल चुकी है, पूरा चेहरा बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिक्स में पूरा आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। अब सड़क पर उतरने की जरूरत है, आंदोलन करने की जरूरत है, लोगों के मुद्दे पर जूझने की जरूरत है, संवाद की जरूरत है। लेकिन समाजवादी पार्टी एसी कमरों में बैठकर राजनीति कर रही है, और राजभर इसी बात को बार बार लगातार उठा रहे हैं कि ऐसे पॉलिटिक्स नहीं होगी। निश्चित तौर पे विधानसभा चुनाव में जो परिणाम सामने आए हैं उसने बहुत सारे और राजभर ने एक बात और कही थी कि अखिलेश के पास जो उनके करीबी हैं वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, बहलाते फुसलाते हैं, वो उनको गुमराह कर रहे हैं। ये भी बात उन्होंने इशारों में कही थी। यानी जो अखिलेश के करीबी थे वो परिषद चुनाव में, विधान परिषद चुनाव में सब दूर हो गए हैं, इस तरह के लोगों से वो दूर हो गए। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अखिलेश को आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं दिखा रहे हैं। वो कहते, एक बात अखिलेश यादव ने कही कि हमारा वोट बैंक बड़ा है, वोट बैंक बड़ा है, लेकिन जब हार और जीत की बात होती है तो वोट बैंक मायने नहीं रखता है। कल भी उन्होंने यही बात कही कि आजमगढ़ चुनाव में भाजपा का वोट बैंक घटा है, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक थोड़ा सा घटा है, लेकिन भाजपा का और घटा है। यानी जो पिछले लोकसभा चुनाव है, साथ ही साथ ये भी है कि कहीं ना कहीं आजम खान से दूरी बनाने की भी कोशिश अखिलेश यादव ने की है। चाहे विधानसभा चुनाव में भी आप देख लीजिए अनु, उस वक्त भी और इस बार भी उन्होंने पूरी तरीके से उनको फ्री हैंड दिया था कि आप काम कीजिए, आप अपना चुनाव प्रत्याशी का भी कीजिए, और उसके बाद भी अगर हार का सामना करना पड़ा पार्टी को तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा असर आने वाले समय में दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2024 की अग्नि परीक्षा में शानदार प्रदर्शन के लिए हर कोई सीएम योगी की तारीफ ही कर रहा है। उनकी रणनीति की हर तरफ चर्चा है, क्योंकि जहां सपा ने इस चुनाव को फ्रेंडली मैच की तरह लड़ा, वहीं भाजपा ने इसे 24 के लिटमस टेस्ट की तरह लिया था। और सीएम योगी ने अपने बयानों का ऐसा ब्रह्मास्त्र चला दिया कि साइकिल का सूर्यास्त हो गया। उपचुनाव में भाजपा का ब्रह्मास्त्र, साइकिल हुई पस्त। योगी की रणनीति के आगे सपा के दिग्गज ढेर। तारीख भले ही बदल गई हो, लेकिन जश्न मनाने का अंदाज एक जैसा है, क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ सिर्फ 2 सीट नहीं है। ये सपा के वो अभेद किले थे जिन्हें जीतने की हसरत 2019 में भी अधूरी रह गई थी,
और 2022 में भी। यही वजह थी कि जब अखिलेश यादव ने आजमगढ़ और आजम खान ने रामपुर सीट से इस्तीफा दिया तो सीएम योगी ने इन दोनों सीटों पर कमल खिलाने की पूरी रणनीति बना ली थी और चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही अपने विधायकों और सांसदों को मैदान में उतार दिया था। लेकिन असली खेल तब हुआ जब खुद सीएम योगी मैदान में उतरे तो हवा के रुख को अपनी तरफ मोड़ लिया। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आजमगढ़ का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो भाइयों बहनों, होटल में उसे कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में लोग टिकने नहीं देते थे, अपने घर में किराए के मकान को भी नहीं देने दिया जाता था। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। और रही सही कसर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान ने पूरी कर दी, क्योंकि सीएम योगी ने आजमगढ़ को आतंक का गढ़ न बनाने की अपील की थी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रामपुर में राम राज्य या अब्दुल्ला राज की बात कही थी। और +2 करने में रामपुर का राम राज, अब ऐसा राज्य चाहिए क्या जहां गुंडागर्दी होती थी? अब गुंडा राज नहीं, राम राज चाहिए। दरअसल 2024 के लिए यूपी में भाजपा ने 75 पार का टारगेट सेट किया है, जिसके लिए रामपुर और आजमगढ़ को जीतना बहुत जरूरी था, ताकि लोकसभा चुनाव के लिए न सिर्फ बड़ा संदेश दिया जा सके बल्कि अपने कार्यकर्ताओं में नई जान भरी जा सके। और भाजपा ने रामपुर और आजमगढ़ फतेह कर साफ कर दिया है, दिल्ली में हैट्रिक लगाने से रोकना बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कल भारतीय जनता पार्टी ने 2 जगहों पर जीत हासिल की है। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका भी लगा है। दोनों ही लोकसभा सीटों पर सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, और इसके साथ ही सपा के सहयोगी सुहेल देव समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना भी साध दिया है। कहा है कि कमरे से निकलकर संगठन मजबूत करें। लोकसभा उपचुनाव के नतीजों ने यूपी की सियासत में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर दिया है। रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में अखिलेश ने न सिर्फ प्रचार से दूरी बनाई, बल्कि पूरे चुनाव के दौरान वो आजम खान के साथ भी नजर नहीं आए। लिहाजा दोनों ही सीटें सपा के हाथ से निकल गई। जब ये सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया तो वो कन्नी काट कर निकल गए। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, दो नतीजे आए हैं, उस पर कुछ कहेंगे सर? अखिलेश जी, जो 2 नतीजे आए हैं उस पर कुछ कहेंगे अखिलेश जी? अखिलेश ने हार पर मीडिया के सवालों का जवाब भले ही ना दिया हो, लेकिन ट्वीट के जरिए भाजपा पर हार का ठिकरा फोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, भाजपा के राज में लोकतंत्र की हत्या की क्रोनोलॉजी, नामांकन के समय चीरहरण, नामांकन निरस्त कराने का षड्यंत्र, प्रत्याशियों का दमन, मतदान से रोकने के लिए दल बल का दुरुपयोग, काउंटिंग में गड़बड़ी, जनप्रतिनिधियों पर दबाव, चुनी हुई सरकार को तोड़ना, ये है आजादी के अमृत काल का कड़वा सच। यूपी की राजनीति में सालों से मुलायम परिवार का दबदबा रहा है, और ऐसे में जब दोनों ही सीटों पर लोकसभा उपचुनाव का ऐलान हुआ तो माना जा रहा था कि भाजपा भले ही चुनौती देने की कोशिश करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने इन दोनों ही गढ़ों को बचाने में कामयाब रहेगी। लेकिन अखिलेश न रामपुर और न ही अपने गढ़ आजमगढ़ गए। आजम अखिलेश साथ नजर नहीं आए। M-वाइज समीकरण भी टूटा। दोनों सीटों पर कम वोटिंग भी सपा की हार की वजह बनी। नवाबों पर आजम के बयान से भी मुसलमान नाराज हुए। अखिलेश का ओवर कॉन्फिडेंस भी हार की वजह बना। आजमगढ़ में बसपा के उम्मीदवार की वजह से भी हार हुई। नहीं, वो कोई वजह नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का
जितनी क्षमता थी उस क्षमता से उन्होंने चुनाव को व्यवस्थित किया, मैनेज किया, सुपरवाइज किया। अब वो उनका अपना परंपरा है बाई इलेक्शन में न जाने की, तो मैं भाई होने के नाते मैं तो ये नहीं चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मर्यादाएं और परंपराओं को तोड़ के वो भाई की वजह से आए। उपचुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव विपक्षी नेताओं के साथ दिल्ली में हैं और ऐसे में वो 2024 के लिए क्या संदेश देंगे, इस पर भी लोगों की निगाहें हैं, क्योंकि उपचुनाव में हार से समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव के लिए भविष्य की राहें अब आसान नहीं दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, सवालों से बचते हुए भी अखिलेश यादव नजर आए हैं और जय, यही कहा जाता है कि वाकई क्या हर बार ईवीएम पर या फिर सरकार पर ठीकरा फोड़ देना कि चुनाव निष्पक्ष नहीं कराया गया या फिर लोगों को वोट देने का मौका नहीं दिया गया, क्या ये सही है या फिर धरातल पर जाकर यहाँ ठीक से चुनाव लड़ना, मेहनत करना और जनता की नजरों में आना, उनके मुद्दे उठाना, ये सही तरह की राजनीति और पॉलिटिक्स? बिल्कुल, और जनादेश को स्वीकार करें, ये शिवपाल यादव भी कहते हुए हमें सुनाई दिए। और सुहेल, भारतीय समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राजभर, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को नसीहत दी है और अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कमरे से निकलकर संगठन मजबूत करने की नसीहत दी। यूपी की दो ऐसी लोकसभा सीटें जो सपा की गढ़ थी, लेकिन उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर भगवा लहरा गया। भाजपा ने सपा के किले में बड़ी सेंधमारी कर रामपुर और आजमगढ़ की सीट जीत ली, जिसके बाद सपा की सहयोगी पार्टी सुभाषपा अखिलेश पर लाल हो गई और पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश पर बड़ा हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस हार से सीख लेनी चाहिए और इसी कमरे से निकल करके धरातल पे चल के संगठन का काम लोगों को लेकर के मिलकर करना चाहिए। और 22 में जिस तरह सीख लिए हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन के सभी साथियों को मिल करके एसी से निकल करके धरातल पे चल करके जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, किसान, नौजवान, बेरोजगार हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत है, तभी हम मुकाबला कर सकते हैं। दरअसल ओपी राजभर ने चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव को चेताया था कि कमरे में बैठकर चुनाव नहीं लड़ा जाता। अब दोनों सीटों पर हार मिलने के बाद ओपी राजभर ने 2024 को लेकर अखिलेश को बड़ी सलाह दे डाली। और 22 में जिस तरह सीख लिए हैं और उसके बाद भी 22 के बाद बाई इलेक्शन में अंतिम दिन प्रत्याशी का तय करना और चुनाव लड़ाना, जीतने का सपना देखना, ये बहुत बड़ा दिवा स्वप्न है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है। एक तरफ ओपी राजभर ने उपचुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश को निशाने पर लिया, तो ओवैसी ने दोनों सीटों पर हार के लिए अखिलेश को जिम्मेदार ठहराया। रामपुर और आजमगढ़ पार्लियामेंट के जो बाई इलेक्शन के नतीजे आए, उससे एक बात साफ जाहिर होती है कि समाजवादी पार्टी में ना तो काबिलियत है ना अहलियत है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। और मैं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज, दलित और मुसलमानों से, और ख़ास तौर से हिंदी हार्टलैंड के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो अपने वोट को ज़ाय ना होने दें और ऐसे निकम्मी पार्टियों का साथ ना दें जो बीजेपी को हरा नहीं सकते। वो सिर्फ आपको धोखा देकर आपका वोट हासिल कर लेते हैं और नतीजा ये निकलता है कि बीजेपी जीत जाती है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से सपा के सहयोगी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब लोकसभा उपचुनाव में भी भाजपा ने सपा को मात दी है। ऐसे में अब ओपी राजभर के सुर भी बदल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे, जहां रामपुर और आजमगढ़ में सपा का किला ढह चुका है। दोनों ही सीटों पर कमल खिला है। सपा के लिए दोनों सीटें साख का विषय बनी हुई थी, लेकिन भाजपा की रणनीति के आगे सपा की एक नहीं चली और हार का मुंह देखना पड़ा। और सपा की इस करारी हार को लेकर शिवपाल यादव ने भी तंज कसा और नसीहत दी है कि अब जनता के जनादेश को स्वीकार करें। रणनीति अचूक हो तो कोई भी लक्ष्य अवैध नहीं हो सकता। ये साबित हो गया रामपुर और आजमगढ़ में हुए लोकसभा उपचुनाव में।
सपा के गढ़ को भेदने के लिए भाजपा ने एक ऐसी अचूक रणनीति बनाई जिसे सपाई दिग्गज भांप न सके और कमल खिल गया। इशारों में अखिलेश यादव के चाचा और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव भी यही कह गए। वैसे तो देखिए, जो जनता ने जनादेश दिया है तो उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। भाजपा लहर में जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने लगातार जीत हासिल की, अब वो सीटें सपा के हाथों से निकल गईं। अपने ही गढ़ में इस तरह की हार के पीछे अखिलेश का चुनाव प्रचार न करना और ओवर कॉन्फिडेंस बताया गया। शिवपाल यादव के बयान से भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सब स्वीकार कर लो, सब स्वीकार कर लेंगे, सबको पता है। अब देख ही रहे थे, हम तो शांत थे। चुनाव आजमगढ़ और रामपुर सीट जीतने के लिए भाजपा ने प्रचार में अपनी पूरी फौज उतार दी थी। खुद सीएम योगी ने आजमगढ़ और रामपुर में चुनाव प्रचार किया था, जबकि अखिलेश कहीं भी चुनाव प्रचार करने नहीं गए और भाजपा ने दोनों जगह पर किले फतेह कर लिए। एबीपी गंगा के लिए इटावा से मोहम्मद फारिक की रिपोर्ट। और अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दे, आज यशवंत सिन्हा नामांकन अपना करने वाले हैं। राष्ट्रपति पद के लिए उनका नामांकन आज होगा और विपक्षी उम्मीदवार यशवंत के नामांकन में शामिल होंगे अखिलेश यादव। तो दिल्ली में आज ये बैठक भी होने वाली है। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करेंगे यशवंत सिन्हा, लेकिन उससे पहले एक बैठक होगी विपक्षी दलों की, जिसमें अखिलेश यादव शामिल होने वाले हैं। 11:30 बजे विपक्षी दलों की ये बैठक होगी और शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस यशवंत सिन्हा करने वाले हैं। आज देखिए उनका नामांकन होने जा रहा है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी। उनके सामने एनडीए के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, लेकिन आज नामांकन यशवंत सिन्हा करेंगे। उससे पहले एक बैठक भी होगी विपक्षी दलों की। सहमति बनाने की कोशिश हो रही है लगातार। हालांकि बसपा ने इससे किनारा किया था पहले भी। और आज देखिए 11:30 बजे ये बैठक होने जा रही है और शाम 4 बजे और प्रेस कॉन्फ्रेंस यशवंत सिन्हा करेंगे। अखिलेश यादव इससे पहले अपने कार्यालय में एक बैठक इस बाबत कर चुके हैं। अपने नेताओं के साथ, अपने सांसदों और विधायकों के साथ भी एक बैठक कर चुके हैं और अब विपक्ष की जो संयुक्त बैठक है इसमें वे शामिल होंगे। अखिलेश यादव खुद नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। अब देखिए, कल जो हार मिली है अब चुनावों में, उसके बाद फिर से वे तैयार हो गए हैं अगले चुनाव के लिए। राष्ट्रपति चुनाव है ये जो होने जा रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं अग्निपथ योजना की। अग्निपथ योजना को लेकर अभी भी सियासत खत्म नहीं हुई है। आज कांग्रेस अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने वाली है। और सेना भर्ती में नई योजना के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसमें पार्टी के सांसद होंगे, विधायक से लेकर संगठन के तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। देखिए, आज भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा और अग्निपथ योजना का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जहां एयरफोर्स के लिए नॉमिनेशन, अपना रजिस्ट्रेशन छात्र युवा करा सकते हैं। लेकिन अभी भी ये जो गुस्सा है ये शांत नहीं हुआ है और अब कांग्रेस एक बार फिर से सड़कों पर दिखेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।